इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये पूछने के लिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो आज की ये वीडियो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान करने वाली है और आप बहुत आसानी से अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी कैटेगरी के 4-5 म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर करके सिर्फ 5 पैरामीटर के बेसिस पे आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने का सबसे पहला क्राइटेरिया या सबसे पहला पैरामीटर जो आ जाता है वो आ जाता है उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स। किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर मैं देख रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरी सबसे पहले नजर जो जाएगी वो जाएगी उस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स पे, क्योंकि रिटर्न्स ही वो चीज है जिसकी वजह से मैं अपना पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट से निकाल के कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। भाई कोई इंसान अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के भी सामने वाले को तब देता है जब उसको रिटर्न में कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। इवन अगर आप किसी चाट की दुकान पे 20 रुपए की चाट भी खाने जाएंगे तो बदले में आप उम्मीद करेंगे कि वो चाट आपको खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो रिटर्न्स का यहाँ पर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उसके रिटर्न्स के बेसिस पे चूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ 1-2 साल के रिटर्न्स के बेसिस पे उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर उसके कम से कम 5 साल के रिटर्न्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि 5 साल का ड्यूरेशन एक अच्छा खासा ड्यूरेशन है और इस ड्यूरेशन में मार्केट के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। मार्केट कभी बहुत ज्यादा हाई होगी, मार्केट कभी बहुत ज्यादा लो होगी। तो ऐसे केस में एक म्यूचुअल फंड ने अपने एवरेज रिटर्न्स कैसे दिए हैं आपको इसका काफी अच्छा खासा अंदाजा लग सकता है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं उस म्यूचुअल फंड के CAGR की बात कर रहा हूँ। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि उस म्यूचुअल फंड ने एनुअली कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है कि इस म्यूचुअल फंड ने 80% के रिटर्न्स दिए हैं या 90% के रिटर्न्स दिए हैं, तो 99% चांसेस ये हैं कि वो उस म्यूचुअल फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात कर रहा है, ना कि उस म्यूचुअल फंड के CAGR की। और एक चीज आपको दिमाग में लेकर चलनी होगी कि पास्ट रिटर्न्स डू नॉट गारंटी सिमिलर रिटर्न्स इन फ्यूचर। ये स्टॉक मार्केट है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के साथ एक रिस्क नाम का शब्द जुड़ा होता है। लेकिन आपको इस रिस्क नाम के शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ही फोकस कीजिए। और आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे ही आप किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न हाई है तो हो सकता है कि उस म्यूचुअल फंड पे उसका रिस्क भी काफी ज्यादा हाई हो। तो आप अपनी एज के हिसाब से कितना रिस्क ले सकते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने बताया है कि आप एज के हिसाब से कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट आपको फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो रिटर्न्स के बाद जो अगला पैरामीटर आ जाता है वो आ जाता है AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी लोगों ने अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो टोटल अमाउंट कितना है, व्हाट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मैनेज बाय AMC। तो AUM के पैरामीटर को आप सिंपल शब्दों में कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं फिर से वही चार्ट वाला एग्जांपल लूं तो जिस भी चार्ट के दुकान का टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा होगा आपको भीड़ भी उसी दुकान पे सबसे ज्यादा मिलेगी। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी शहर में नए हैं और अगर आप ऐसे ही मार्केट में घूमने निकल गए हैं और मार्केट में घूमते घूमते अगर आपका अचानक से चाट खाने का मन कर जाता है और वहां पर चाट की 3-4 दुकानें हैं, तो आप किस दुकान पर चाट खाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप उसी दुकान पर जाएंगे जहां पर आपको भीड़ सबसे ज्यादा मिलेगी। तो ऐसी दुकान पर चाट खाने से आपका जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट वहां पर आपको एक अच्छे टेस्ट की उम्मीद होती है, क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा है। और जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी इंसान अपनी जेब से 10 रुपए या 20 रुपए तभी निकालता है जब उसको रिटर्न्स में कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा है उसी का स्वाद सबसे ज्यादा अच्छा होता है या फिर उसी का माल सबसे ज्यादा अच्छा होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आपके अपने खुद के टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। सेम इसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड का AUM हाई है तो वो हाई AUM सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के भरोसे को उस म्यूचुअल फंड पे बताता है। किसी म्यूचुअल फंड के AUM के हाई होने का मतलब ये नहीं है कि उसके रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा हाई होंगे। AUM हाई होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उस म्यूचुअल फंड ने क्या कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है, क्या उस म्यूचुअल फंड का रिस्क काफी ज्यादा लो है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा लो है, ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग से भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो AUM का हाई होना अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ AUM के बेसिस पे ही आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट नहीं कर सकते। और भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास आ जाता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट है जो कि एक AMC चार्ज करती है अपने इन्वेस्टर्स से उस फंड को मैनेज करने के लिए। आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि आपने अपना पैसा उस AMC को दे दिया है, जिससे कि वो AMC आपका ये पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न्स मिलेगा ऑब्वियसली वो आप ही को मिलेंगे। तो AMC क्या करती है, फंड्स को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर को हायर करती है। ये फंड मैनेजर क्या करता है, अपनी छोटी सी टीम बनाता है। उस टीम को बैठाने के लिए ऑफिस भी चाहिए, ऑफिस है तो ऑफिस में AC भी चलेगा, और भी इधर के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इन सभी खर्चों को निकालने के लिए AMC इन्वेस्टर से चार्ज करती है एक्सपेंस रेशियो, जो कि डेली आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से कट होता है। तो अगर किसी म्यूचुअल फंड का CAGR है 14%,
14%, तो ये 14% उस एक्सपेंस रेशियो को कट करने के बाद ही बनता है। तो रिटर्न्स और AUM के साथ साथ आपको उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखना होगा, और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली वहां पर इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्योंकि हमने 3 पैरामीटर्स की बात कर ही ली है, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कुकू FM की, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। अगर आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर अगर आपने अभी तक बुक्स पढ़ने की और बुक से कुछ सीखने की आदत नहीं डाली है, तो यहाँ पर कुकू FM आके बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि कुकू FM पे आप बुक्स को पढ़ने की बजाय बुक्स या बुक्स की समरीज को सुन सकते हैं, और वो भी अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में। फिर चाहे आपकी लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जिनमें आप इन बुक्स को सुन सकते हैं। क्योंकि मुझे खुद भी बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है, और मैं फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी बुक्स कुकू FM पे अवेलेबल हैं, जिनको आप सुन सकते हैं। और तो और थिंक एंड ग्रो रिच जैसी फुल बुक भी आपको कुकू FM पे मिल जाएगी। मतलब ये वो बुक है जो मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, और एक्चुअली में मैंने अपनी जो बुक रीडिंग की हैबिट है वो इसी बुक से डाली थी। तो आप चाहे चाय पी रहे हैं, या फिर अगर आप वॉक कर रहे हैं, या फिर इवन अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो आप बस कुकू FM पे अपनी फेवरेट बुक को प्ले कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी आवाज में उस बुक को सुन सकते हैं। इस ऐप को प्ले स्टोर पे 4.5 प्लस की स्टार रेटिंग मिली हुई है, विद मोर देन 10 मिलियन डाउनलोड्स, यानी कि लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया है। वैसे तो कुकू FM का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन आता है वो आता है 399 रुपीज का, लेकिन क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वीडियो को कुकू FM ने स्पॉन्सर किया है, तो अगर आप कोड यूज करते हैं रंजन50, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ, यानी कि 399 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में। मतलब इससे अच्छे रिटर्न्स और इससे लो एक्सपेंस रेशियो आपको कभी कहीं नहीं मिल सकता। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगले पैरामीटर की। तो जो अगला पैरामीटर आ जाता है वो आ जाता है अल्फा। तो अल्फा किसी म्यूचुअल फंड का बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा है 3, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 3% के एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा है -2, यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 2% के रिटर्न्स कम दिए हैं, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है। तो बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं, इनफैक्ट बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं किया होता। तो किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा जितना ज्यादा अच्छा होगा वो उतने ही अच्छे रिटर्न्स भी आपको देगा। तो अल्फा एक ऐसा पैरामीटर है जो कि काफी ज्यादा मैटर करता है। तो अगर किसी फंड का अल्फा दूसरे फंड के कंपैरिजन में लो है, तो शायद मैं उस फंड को चूज करने से पहले 2 बार सोचूंगा। पांचवा और आखिरी पैरामीटर आ जाता है बीटा। बीटा किसी म्यूचुअल फंड का बताता है कि वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल है, या फिर उस म्यूचुअल फंड के साथ कितना रिस्क अटैच्ड है। तो किसी फंड का बीटा ग्रेटर देन 1 है, यानी कि उस फंड में आपको अगर फायदा होगा तो काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर आपको उस फंड में नुकसान होगा तो नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है उस फंड की काफी ज्यादा हाई है। वहीं अगर बीटा लेस देन 1 है, यानी कि वो म्यूचुअल फंड लेस वोलेटाइल है, तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है तो मार्केट के साथ साथ ये फंड काफी ज्यादा डिविएट नहीं करता, काफी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता। तो बीटा अगेन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो जितना बीटा कम होगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये तो होगी पांचों पैरामीटर की बात। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल की तरफ, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 4-5 म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन करके और इन्हीं 5 पैरामीटर को यूज करके आप अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे खोली हुई है moneycontrol.com, और मनी कंट्रोल में मैं जाऊंगा म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड्स में फाइंड फंड्स पे। तो यहाँ पर आप किसी म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़े से फिल्टर्स लगाने होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर्स ओपन करता हूँ और फंड कैटेगरी हम चूज़ करते हैं रिमूव ऑल, और मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड, अप्लाई फिल्टर। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मनी कंट्रोल ने मुझे दिखा दिए हैं 5-7 म्यूचुअल फंड। तो मैं यहाँ पर और भी कुछ फिल्टर्स लगा देता हूँ, जैसे कि फंड रैंकिंग एंड रेशियो, और मैं यहाँ पर इनको कर देता हूँ सेलेक्ट ऑल, अप्लाई फिल्टर। तो अब मेरे पास वो सारे म्यूचुअल फंड आ गए हैं, फिर चाहे वो रैंक्ड म्यूचुअल फंड हो चाहे नॉन रैंक्ड म्यूचुअल फंड हो। और मैं इन म्यूचुअल फंड को यहाँ पर सॉर्ट करता हूँ उनके रिटर्न्स के हिसाब से लास्ट 5 ईयर्स के, और मैं इसको कर देता हूँ डिसेंडिंग सॉर्ट पे। तो यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो अपनी 5 ईयर्स के जो रिटर्न्स हैं उसके बेसिस पे हाई टू लो की तरफ सॉर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि परक पारिक है जो कि अभी नई इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके अलावा PGIM, कैनरा, UTI फ्लेक्सी कैप फंड और भी बहुत सारे फंड्स हैं। तो आप यहाँ पर इन फंड्स का AUM भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप इन फंड्स के रिटर्न्स भी देख सकते हैं, इनकी क्रिसिल रेटिंग भी देख सकते हैं। तो ये तो होगी सारे फंड्स के लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गूगल पे मैं सर्च करता हूँ ET मनी कंपेयर म्यूचुअल फंड, जो कि मैं पहले भी खोल चुका हूं। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूं कंपेयर म्यूचुअल फंड्स पे, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं खुद म्यूचुअल फंड को कैसे एनालाइज करता हूं। यानी कि आप फ्री में बिना किसी प्रीमियम अकाउंट पे, बिना किसी वेबसाइट पे ज़्यादा पैसा खर्चा किए आप बिल्कुल फ्री में कैसे म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को सर्च करता हूँ मनी कंट्रोल पे, जिससे कि मेरे पास म्यूचुअल फंड की सारी लिस्ट आ जाती है। उसके बाद मैं इन म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के लिए आ जाता हूँ ET मनी कंपेयर पे। ET मनी जो वेबसाइट है ये काफ़ी अच्छा कंपेरिजन देती है म्यूचुअल फंड्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहाँ पर आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट फंड्स हैं मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया है।
और मैं moneycontrol.com पे जाके कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स पिक करने वाला हूँ जिनको मुझे कंपेयर करना है। तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड को मैं चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसमें नई इन्वेस्टमेंट बंद हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ PGIM इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्रिसिल रेटिंग 5 स्टार है, AUM भी इसका अच्छा है और रिटर्न जो है इसके 18% के रिटर्न गए हैं पिछले 5 साल के। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड फंड में मैंने इसको पेस्ट किया, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि मेरा पहला फंड आ गया है। SBI ब्लू चिप फंड को मैं हटा देता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगला फंड जो हमें कंपेयर करना है वो करना है हमें अगले फंड का जो रिटर्न्स हैं, कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड। अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो मैं अगेन इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, कैनरा रोबेको। अगला फंड अब देखते हैं। अगला फंड हमारे पास आ जाता है UTI फ्लेक्सी कैप फंड, जिसके बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। तो इसको उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं, UTI फ्लेक्सी कैप फंड। और आखिरी फंड जो मैं चूज़ करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा फंड मुझे मिलता है। तो मैं DSP फ्लेक्सी का फंड को भी चूज़ कर सकता हूँ। और एक फंड ऐसा भी है जिसका AUM बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसका AUM क्यों हाई है हमें ये भी चेक करना है। तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ से कॉपी करके और कंपेयर फंड्स में जो चौथा फंड है मैं डाल देता हूँ कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो हमारे पास चारों फ्लेक्सी कैप फंड्स आ चुके हैं जिनको मुझे कंपेयर करके फाइनली एक फंड सेलेक्ट करना है। तो चारों को अगर हम देखते हैं तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर जो था वो था रिटर्न्स का। तो जैसे कि हम रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं, रिटर्न्स 5 ईयर्स के जो हाईएस्ट रिटर्न अगर किसी फंड ने दिए हैं तो वो दिए हैं PGIM इंडिया के फ्लेक्सी कैप फंड ने, जिसने दिए हैं 18.84% के रिटर्न्स। उसके बाद आ जाता है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद आ जाता है UTI फ्लेक्सी कैप फंड और लास्ट में आ जाता है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। अगली बात हम करेंगे फंड साइज़ की। तो जैसा हम देख सकते हैं कि कोटक का जो फंड साइज़ है वो सबसे ज़्यादा हाई है और सबसे लो जो यहाँ पर फंड साइज़ है वो है PGIM इंडिया का फंड साइज़, जो कि है 3,522 करोड़ का। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर AUM हाई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न्स भी अच्छे देगा। अगर रिटर्न्स अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका AUM हाई होगा। तो लोग अपना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करते हैं। बट अगेन ये टोटली आपके अपने रिस्क फैक्टर पे, आपकी अपनी एज पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी। तो आगे बात करते हैं, ये तो होगी दो चीज़ें। तो अगले पैरामीटर की बात करते हैं। जो हमारा तीसरा पैरामीटर था वो था एक्सपेंस रेशियो का। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फंड डिटेल के अंदर एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पर जो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है वो एक्सपेंस रेशियो है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, जो कि है 0.41% का। उसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है कैनरा रोबेको का, जो कि है 0.57% का। UTI फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो ये तो होगी तीन चीजें। अगली हम बात करेंगे अल्फा की। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अल्फा और बीटा दोनों मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि अल्फा और बीटा ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपको चेक करने चाहिए। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड है उसका जो अल्फा है वो यहाँ पर लोएस्ट है, जो कि है -1.11 का। और क्योंकि कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड ने जो रिटर्न दिए थे वो रिटर्न भी पिछले 5 साल में काफी कम दिए हैं, 12.43% के। तो अगर हम अल्फा और रिटर्न्स दोनों को देखते हैं तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को रिमूव कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे डीसेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं दिख रहा है इस फंड में इन्वेस्ट करने का। ऑल्दो इस फंड का फंड साइज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बट क्योंकि सिर्फ फंड साइज मैटर नहीं करता। और इवन अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूँ तो एक्सपेंस रेशियो जो इस फंड का है वो है 0.64% का, जो बाकी इन दो फंड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन मुझे कोटक फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करने का कोई खास अच्छा रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। जैसे जैसे हम अपनी लिस्ट छोटी करते चले जाएंगे हमारा जो डिसीजन है वो थोड़ा क्लियर होता जाएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इन तीनों फंड्स में, जिसमें कि जो UTI फ्लेक्सी का फंड है उसका अगर हम अल्फा देखते हैं तो उसका अल्फा है 3.92, जो कि बाकी दोनों फंड से काफ़ी ज़्यादा लो है। और इसी फंड का जो बीटा है वो है 0.95, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 1 के आसपास का ही है। तो क्योंकि इस फंड का अल्फा काफ़ी ज़्यादा लो है, बीटा ऑलमोस्ट 1 के बराबर का है, और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो हमने देखा था वो है 0.93% का, जो कि काफ़ी हाई एक्सपेंस रेशियो है। तो अगेन मैं UTI फ्लेक्सी के फंड को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। और इनफैक्ट जो इसके रिटर्न्स थे पिछले 5 ईयर्स के, वो रिटर्न्स भी बाकी दोनों म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में थोड़े कम ही हैं, 16.61% के हैं। ऑल्दो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट एक्सपेंस रेशियो हाई है और इसका अल्फा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगेन मैं यहाँ पर UTI फ्लेक्सी के फंड को रिमूव कर सकता हूँ। तो UTI फ्लेक्सी के फंड भी हमारी लिस्ट से चला गया है। अब हमारे पास रह गए हैं ये दो फंड्स, एक है PGIM और एक है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी के फंड। तो दोनों ही फंड में ET मनी ने जो अपनी रैंकिंग दी है वो दी है 1 आउट ऑफ 30 और इसको रैंकिंग मिली है 4 आउट ऑफ 30। बट ET मनी की रैंकिंग से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सीधे बात करते हैं रिटर्न्स की। इसके 18% है, इसके 16.7% है। अल्फा
8.88 है और यहाँ पर अल्फा ऑलमोस्ट अराउंड आधा है यानी कि 4.39% है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो मैं एक ऐसा फंड चूज करूंगा जिसका बीटा जो है वो कम होगा और जिसका जो फंड साइज है वो फंड साइज थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगली चीज़ अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.41 है, यहाँ पर 0.57% है। ऑल तो थोड़ा सा डिफरेंस है बट अगेन इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। तो इन दोनों में मुझे जो क्लियर विनर मिल रहा है वो मिल रहा है पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड। रिस्क मेरा थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैनरा रोबेको, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुझे रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं तो मैं इतना रिस्क यहाँ पर ले सकता हूँ। बाकी ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कम रिस्क लेके डिसेंट रिटर्न्स भी चाहते हैं तो कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक बेहतर फंड हो सकता है। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट कहानी, वो पांचों पैरामीटर्स और कैसे आप म्यूचुअल फंड्स के बीच में कंपैरिजन करके अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। आई होप आपके इस वीडियो से कुछ हेल्प जरूर हो पाई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।